Everyone turn on your camera. Turn on your camera. Am I audible? यस मैम। अपना कैमरा ऑन करो। क्या हुआ? किसी ने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया है? पढ़ाई करनी है तो कैमरा ऑन करो। संस्कृति, रेवती झा, मनीष, roll number 17, 50, 27 and 15 and 37। क्या सीलिंग दिख रहा है मुझे? कहाँ हो तुम? सामने आओ। सुष्मिता, where are you? यस मैम। चलिए, यामिनी, स्वंकित एंड प्रीति। क्या हो गया है? चलो आज बताओ, आज क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ना चाहोगे आज? नथिंग। मैम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बच गया था। हाँ ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। यस मैम। मैम फोरकास्टिंग से कैसे, मतलब बहुत सारे थ्योरीज है इसमें फोरकास्टिंग में, सो कैसे कंप्लीट करना है मैम? फोरकास्टिंग में सिर्फ स्टोरी ही पढ़ना है। बहुत ज्यादा थ्योरी है। भी है, हाँ थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टर्म है, बट डिस्क्रिप्शन देना है तो वो सारा डिस्क्रिप्शन वही लैंग्वेज बेस्ड है। मैम एग्जाम में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं फोरकास्टिंग से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हो तुम लोग अभी? मैम उसमें बहुत कम थे इससे, पर मतलब यूजुअली देखा था मैंने। बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। इम्पोर्टेंट यही है कि अगर जितना मैंने अभी तक कराया है ना, अगर उतना आप एकदम अच्छे से, मतलब 100% अगर कहते हो, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका ज्यादा चांस है, अगर उतना कंप्लीटली कर लेते हो तो। ठीक है, फोरकास्टिंग अब जो कि टॉपिक है तो उसको हम पढ़ सकते हैं, बट जितना सिलेबस दिया है उसको पढ़ने का वो तरीका नहीं है। जिस तरह से सिलेबस दिया है ना, बस एक लाइन में फोरकास्टिंग है ना, वैसे उसको नहीं पढ़ा जाता। उसको वो एक डीप पेपर है जिसमें हम लोग फोरकास्टिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद उसका बहुत सारा मेथड है जो कि मैथमेटिकल मेथड है। बट जब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को हम पढ़ते हो तो एक बात अच्छे से ध्यान में रखो, दो पार्ट में पढ़ो। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप जो भी पढ़ते होंगे ये चीज भी याद होगा आपको कि लैंग्वेज और मैथमेटिकल टर्म्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, होता है या नहीं? सृष्टि सामने आइए तो पहले। एंड हु इज 37 रोल नंबर? चंदा, क्या है? सीलिंग मुझे मत दिखाओ, नहीं तो फिर हम रिमूव कर रहे हैं। छत, दीवार, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, लैंग्वेज में सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं और जो कुछ भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं लैंग्वेज में उसका मैथमेटिकल टर्म भी लिखते हैं। तो फोरकास्टिंग में भी वही होता है, बट उसका बहुत सारा मेथड है। अगर एक्चुअल में कहा जाए तो फोरकास्टिंग, आप वेदर फोरकास्टिंग तो सबसे सिंपल समझते होंगे। उसमें क्या होता है, वो ट्रेंड एक दिन दो दिन में हमें रिजल्ट तो बताया जाता है, कल के बारे में, परसों के बारे में ऐसा बताया जाता है, लेकिन वो एक पूरा क्लाइमेट स्टडी किया जाता है फॉर 30 years के डेटा का, उसके बाद वो प्रिडिक्शन दिया जाता है। तो फोरकास्टिंग का एक्चुअल मतलब बहुत ज्यादा डीप सेंस में जाता है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी नहीं करना। और बाकी जितना करना था, सेकंड यूनिट
बहुत अच्छे से कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से कर लो, तुम्हारा आधा तो 3 यूनिट है तो 66-67% सिलेबस ऐसे ही खत्म हो गया, फर्स्ट 2 यूनिट का ही वो आता है। जो बाकी का परसेंट 33% बोलना चाहोगे, वो जो पोर्शन है वो तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन है। आपके पास थर्ड यूनिट में क्या क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी एंड फोरकास्टिंग, ये 3 टॉपिक है ना रिया? मैम थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, अच्छा एक पार्ट ये भी है। तो ये सब बस नाम का ही है। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये ज्यादा मेजर पार्ट कवर करता है। उसके बाद फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट, सिर्फ हम इतना बताने वाले, ठीक है? दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन तुम डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है? अगर सिलेबस हो तो देख लेना, शायद है उसमें। सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, एस्टिमेशन का पूरा एक पेपर पढ़ना है, तो यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है? तो हम लोग अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन सारा हमने कर लिया है ना, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है, यही है ना? और कुछ है रिया? नो मैम। चलो ठीक है, तो हम लोग पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर लेते हैं। वैसे आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करा दूं या फिर किसी और दिन कराऊं? बहुत लोगों का फिर छूट जाएगा। मैम जो कल लास्ट क्वेश्चन बताई थी वो एक बार बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या था मैम? वो वीक वाला, वीकडे। फिर से बोलो, क्या था? वीकडेज? यस यस मैम, वही वाला। संडे वाला। ओके, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। और क्वेश्चंस एक बार देख लेना, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट कर लो तुम लोग, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम कलेक्ट करके लाओगे, ठीक है? और जब सिलेबस खत्म हो जाएगा इस मंथ में, कोशिश करेंगे हम वो खत्म हो जाए, और ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सिर्फ फोरकास्टिंग और एस्टिमेशन बताना है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, देखे हो? उसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1 से 2 क्लास में वो खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास बचेगा थोड़ा फोरकास्टिंग का डिस्क्रिप्शन देना है मुझे, थोड़ा ये, तो ये खत्म हो जाएगा इस बार। तो उसके बाद या फिर उससे पहले ही को, तो इधर आप टाइम में, छुट्टी के टाइम में कोशिश करिएगा कि सारा कलेक्ट कर ले प्रीवियस और क्वेश्चन, तो उसको डिस्कस करते हुए फिर हम चले जाएंगे, ठीक है? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम सबकी, किसी एक की मैं बात नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चंस कलेक्ट करो, वो डिस्कस करेंगे। मैम हाँ मैम लास्ट ईयर जो हमारे जो सीनियर्स थे उनसे हमने क्वेश्चन लिया था, तो उनके क्वेश्चन में एपीजीपी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन था। तो एपीजीपी वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है बुद्धूराम। बट मैम वो सेकंड सेमेस्टर के जो सीनियर्स थे ना, उन्होंने कहा ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। मतलब क्वेश्चन पेपर उन्होंने अवेलेबल कराया था हम लोग को, हमने पूछा था उनसे तो उन्होंने फर्स्ट दिया सेमेस्टर था। का नहीं है वो, सेकंड सेमेस्टर का। एपीजीपी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है, कैसे आ जाएगा फर्स्ट में? नहीं आए, उन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं दिया है, ठीक है? उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया है, उन्होंने वो प्रमोट हुए हैं। तो जब वो प्रमोट हुए हैं तो उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, तो वो क्वेश्चन पेपर तुमको कैसे अवेलेबल कराएंगे फर्स्ट सेम का? इन वेबसाइट में मिल जाएगा, वेबसाइट से देख लो, वहां से मिलेगा, ठीक है? उन्होंने जिस जो तुम्हारे जस्ट बाद हैं, जो अभी थर्ड सेम में जाएंगे, सेकंड सेम का जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो फर्स्ट सेम में प्रमोट हुए थे, तो उनके पास वो क्वेश्चन एक्चुअल में नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ है उस ईयर, ठीक है? एग्जाम होता तो प्रमोट नहीं होते ना। चलो, क्वेश्चन वीक डेज वाले में तो कुछ इशू था ही नहीं, ठीक है? बता देते हैं, देखो आपके पास दिन है, संडे मंडे जो भी है, संडे मंडे जो भी दिन है, हर दिन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये डेटा क्या था मुझे नहीं पता, जो भी डेटा है वो तुम अपने पास लिखे रहो, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो दिस डे इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल, ठीक है? दिस डे इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल। संडे मंडे ट्यूसडे पूरा लेके आ जाओ सैटरडे तक। अब संडे मंडे से लेके कितने दिन आते हैं? 7 दिन है वीकली, जो भी वीक डेज है 7 डेज है। अब 7 डेज में हर दिन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
इन अ मंथ की बात करो, इन अ ईयर की बात करो, तो हर दिन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 दिन है, किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/7। अब 1/7 संडे के आने की प्रोबेबिलिटी भी है, 1/7 मंडे की भी प्रोबेबिलिटी है, 1/7 ट्यूसडे की भी प्रोबेबिलिटी है, तो हर दिन के आने का प्रोबेबिलिटी वही है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास जो ऑब्जर्व डेटा दिया है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। एक चीज ये ध्यान रखना, दिस इज प्रोबेबिलिटी। और आपके पास जो डेटा दिया है वो डेटा किसका है बताइए जरा? एस्टिमेटेड एक्सीडेंट्स, सॉरी ऑब्जर्व्ड एक्सीडेंट। तो ऑब्जर्व्ड एक्सीडेंट जो दिया है वो डेटा क्या था बताओ जरा? कुछ दिन था ना, 3, 4, 5 कुछ था, बताओ क्या था? 7 7 9 9 4 4 8 8 3 5 और 11। 3, 5 और 11। ठीक है, ये आपका एक्सीडेंस होने का दिन था, संडे से शुरू हुआ है, सैटरडे तक आएगा। ठीक है, अब हर दिन के आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो यहाँ पे जो फंक्शन तुम लिखोगे हर दिन का टोटल नंबर ये ला दो, क्या आता है? टोटल डेज काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 47 47 आया है। ठीक है, टोटल 47 डेज है। 47 डेज में हर दिन के आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और ये आप इतने दिन की डेटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जो भी निकालते थे वो हमें निकालने का, हमारे पास सॉल्यूशन जब एस्टिमेटेड निकालते थे तो दो काम हम करते थे, n इंटू px करते थे, याद है? और यहाँ पे ये px जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। ये कैलकुलेट हमें क्यों करना पड़ता था? क्योंकि हमें वो वैल्यूज नहीं पता होता था। ठीक है, अभी तक जो भी डेटा आपने पढ़ा होगा उसमें हमें ये वैल्यूज पता नहीं होता था। ठीक है, जब ये वैल्यूज पता नहीं होता था तो हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये वैल्यू ऑलरेडी नोन है तो क्या इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं है। और ये नोन कैसे है? बिकॉज हर दिन के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, अब हर दिन के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो इसलिए ये वैल्यू जो हो गया वो 1/7 हो गया, और n हमारे पास 47 है, तो 47 इंटू 1/7 ये सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, यही होता है एस्टिमेटेड वैल्यू, बस यही एस्टिमेटेड वैल्यू। अब संडे के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/7 है, मंडे के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/7 है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही है। इसलिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो होगा वो इस केस में हर केस में क्या होगा? इक्वल होगा। दैट्स इट। ठीक है, अब एडजस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास ये जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है? यस मैम। तो डेसिमल में आ रहा है तो 7 से कितना टाइम कर रहे हो? अप्रॉक्स 6 आ रहा है, 6.714। 6.714 अप्रोक्सीमेटली 7 है ये, 714। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये आपके पास आंसर है और यही आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये लिखें तो ये आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं 6.714। अब 6.714 जब तुम लिख रहे हो तो ये वैल्यू तो है और यही हमारे पास आंसर आ रहा है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखा जा सकता है, अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है और 47 डेज आ रहा है जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 7 का मल्टीपल नहीं है। अगर ये 7 का मल्टीपल हो जाता है, जैसे मान लो हम एक चेंज कर देते हैं डेटा में, कुछ डेटा में चेंज कर दें, सपोज हम इस डेटा को चेंज करके ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम 5 कर ले। अब टोटल सम क्या होगा बताओ जरा? 49 हो जाएगा। यस मैम 49।
अब ये 49 हो गया और इस 49 को तुम 7 से डिवाइड कर लो तो आंसर ये पूरा कैंसिल होकर 7 आ जाएगा। अब 7 डेज इसको सबको माना जा सकता है। आंसर सेम दिख रहा है। यस मैम। तो डेटा आपके पास दो तरह का हो सकता है, या तो अगर ये प्रोबेबिलिटी सेम है तो आपको वैल्यूज भी ये मल्टीपल में मिल जाए, या फिर अगर मल्टीपल में नहीं मिल रहा है तो जैसे सिंपल फॉर्म में दिख रहा है वैसे ही लिखते चले जाओ, वही आंसर मान लो। ठीक है। या फिर एक और तरीका है इसका, आप इसको 7 से अप्रोक्सीमेट कर दीजिए बाकी वैल्यूज को, और जहां एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत है वहां पे जो भी स्मॉलर वैल्यू दिख रहा है, जैसे 4 था, यहाँ पे 3 था, तो उस वैल्यू को 6 से अप्रोक्सीमेट कर दो, बाकी वैल्यूज को 7 से अप्रोक्सीमेट कर दो। ये कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केस में डेटा दिया होगा तो वो इसी तरह का देगा कि अगर ये 7 का प्रोबेबिलिटी इस तरह से आ रहा है तो ये जो नंबर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है। तो इस बात को समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना मोटिव नहीं था इस क्वेश्चन को देने का, क्वेश्चन को समझना मोटिव था। क्या था? प्रोबेबिलिटी इक्वल है इक्वल डेज की, तब सबका आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि हर दिन एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है किसी पर्टिकुलर डे में ज्यादा रश होता है। तुम लोगों में से सिटी के एरिया में कोई रहता है क्या? पटना सिटी? नहीं, अशोक राजपथ से लेना देना नहीं है। अशोक राजपथ पे अगर कभी जाओगे, क्या है? कोई नहीं है? है मैम, अशोक राजपूत। कौन है बताओ? हाँ मैम, मनीष। हाँ, कि कहाँ किधर के एरिया की बात कर रहे हो? महेंद्रू। महेंद्र। उस एरिया में कभी ऐसा देखे हो? ऐसे तो हमेशा ही जाम रहता है, बहुत ज्यादा यस मैम। ट्रैफिक रहता है, लेकिन मंडे को अगर जाइए बहुत ज्यादा रश रहता है। तो ऐसा हो यस सकता है मैम। तुम 1 1.5 2 घंटे सिर्फ रोड पे खड़े रहोगे, जबकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तुम मान के चलो। उस डिस्टेंस को कवर करने में तुमको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। इफ यू आर ऑन मंडे कोई भी दिन हो उसमें ज्यादा रश नहीं मिलेगा तुमको, मंडे को ज्यादा रश मिलता है। अब ये यस बहुत मैम। सारी एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर दिन में ऐसा होता है उसका शेड्यूल, जिसकी वजह से ज्यादा हेवी ट्रैफिक हो सकता है और ज्यादा एक्सीडेंट्स भी हो सकता है। और ये एक्सीडेंट रिलेटेड है ट्रैफिक से, है ना? तो जहां जब ज्यादा ट्रैफिक होगा तो हो सकता है एक्सीडेंट्स हो। ऐसा होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है 10 साल। उसके बाद मैं बता रही हूँ, ये चीज आप देखोगे मंडे को आपको ज्यादा रश दिखेगा। तो वही चीज है। तो उस तरह से अगर ये हो सकता है तो फिर आपका 6 और 7 प्रोबेबिलिटीज कन्वर्ट करने वाला केस सुटेबल है और वो हो सकता है, वो गलत नहीं है। बट क्योंकि सब दिन प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल है और ऐसा कुछ टर्म है, तो आप इस तरह से ये मल्टीपल होगा तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये हो सकता है, दोनों तरीका है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन में डेटा किस तरह का दिया हुआ है वो है, अगर ऑब्जर्व डेटा दिया हुआ है तो तुम ये डेटा चेंज तो नहीं करोगे जैसे मैंने यहाँ अभी किया, वो चेंज आप नहीं करेंगे। आपको बस ये समझना है चूंकि 7 का मल्टीपल है और आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो उस तरह से आएगा, और नहीं तो एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी करो, क्योंकि आपको ये पता है सम ऑफ ये जो टोटल सम आ रहा है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का, और ये जो टोटल सम आ रहा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, वो दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं होता है फिर तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ फॉल्ट आपने किया है और वो कंसिडर करने लायक है। चलो ठीक है। प्रोबेबिलिटी में बताई, 1 मिनट। संजना, श्रुति, चंदा, यामिनी, प्रीति, ज्योति, तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? रिमूव होना है तो ठीक है, बता दो मुझे, ऐसे ही रिमूव कर देंगे। चलो इसके बाद हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बता ही देते हैं। चलो देखते हैं, फिर होगा दोबारा बताएंगे। दोबारा क्या, थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं। संजना क्या हुआ?
एग्जिट करके इन करो। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सारे डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने बताया है किसी न किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वेश्चन भी है उसका पर्टिकुलर कुछ सिनेरियो अजम्पशन है जिसको हमने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली बाइनोमियल है, बर्नौली है, जो भी है सारा आपका इसका यूज है। उसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये थोड़ा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सबका जनरल फॉर्म है। कहा जाता है अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना, सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक तुम लोग पढ़े हो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, चाहे वो बर्नौली हो, चाहे वो पॉइसन हो, चाहे वो नॉर्मल हो, या और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल से रिलेटेड है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या होता है वो कंडीशन याद रखिए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला assumption था n फिक्स्ड होगा, probability of success is constant from trial to trial, each and every trial are independent of each other, ये सारा कंडीशंस था। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो, ये है, ये सारे assumptions हैं। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बाइनोमियल का एक्सपेंशन है तो ये तो श्योर है कि वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। अब उससे रिलेटेड है तो उसके सारे assumptions दिमाग में पहले ही फिट कर लियो कौन कौन सा है एकदम अच्छे से। उसके बाद अब उसमें क्या चेंज आएगा वो देखो। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n को इन्फिनिटी कर दिया जाए, n इन्फिनिटी क्वेश्चन में भी था यस मैम, इसमें भी होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जैसे था वैसे ही रहेगा। यहाँ पे बाइनोमियल और पॉइसन में थोड़ा सा चेंज बस इतना आता है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना पीडीएफ वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा पीडीएफ है, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी तो हम पीडीएफ से ही बताते हैं। चलो देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है px इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, सिग्मा कब पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, वही है सिग्मा रूट 2 पाई e to the power minus 1 by 2 x minus mu by sigma का होल स्क्वायर। The range of x is minus infinity to infinity. Sigma is greater than 0 या फिर sigma square is greater than 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, हालांकि ये ग्रेटर देन 0 ही होता है। ये है पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वेयर mu is equal to the mean, sigma square is equal to the variance। अब इसके बैकग्राउंड और प्रूवमेंट में मत जाना, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए 3-4 पेज का प्रूफ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को लाने के लिए 3-4 पेज का प्रूफ है, और आपको वो नहीं पढ़ना है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, बस पीडीएफ याद रखो। ठीक है, ये पीडीएफ याद रखना है, मीन और वेरिएंस याद रखना है, एक्स का रेंज याद रखना है, सिग्मा का रेंज याद रखना है। अभी तक जो पढ़े थे याद होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स का वैल्यू क्या होता था 0 1 2 इस तरह से जाके n तक होता था। अब ये कहां से शुरू हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू जो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग इसलिए ले लेते हैं बिकॉज इक्वल टू 0 के केस में वेरिएंस नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो वेरिएशन। ऐसा भी हो सकता है इंफॉर्मेशन में, बट ये एक्चुअली काम करता है ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी के केस में मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 से लेके 1 तक होता है, बट हम जो स्टडी करते हैं वो 1 और 0 के बीच में जो वैल्यू है उसको स्टडी करते हैं, 0 वैल्यू को स्टडी नहीं करते हैं, 1 को स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि इसको करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली अगर ये 0 हो जाता है तो ये टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा, इसका पावर 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये भी पूरा का पूरा टर्म वैनिश कर जाएगा। ठीक है, तो उसको स्टडी ही नहीं करना, सिग्मा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वही स्टडी करना है, ये याद रखना। मतलब दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो म्यू इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे वो वैल्यू मीन का है, और जो सिग्मा स्क्वायर वैल्यू यूज हो रहा है दैट इज वेरिएंस, या फिर सिग्मा को क्या बोलते हैं, याद है किसी को? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप सिग्मा स्क्वायर को डिफाइन कर लीजिए या सिग्मा को डिफाइन कर लीजिए, बात एक ही है। सो ये पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है, मैंने एक टेबल बनाने के लिए कहा था, उस टेबल में था नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएफ, पैरामीटर, मीन एंड वेरिएंस। सो यहाँ पे लिखा जाता है नोटेशन x, the variable x which lies in between minus infinity to infinity follows normal distribution with mean mu and variance sigma square, and this is one of the most important distribution. ये नोटेशन होता है, मैथमेटिकल टर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो, x is following normal distribution with mean mu and variance sigma square. ठीक है, सो पैरामीटर यहाँ क्या हो गया, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो पीडीएफ पूरा फॉर्म में लिख सकते हो, ये सब बस जैसे बाकी डेफिनेशन लिखे है ना, एक्स फॉलोज नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैविंग पीडीएफ हैविंग फंक्शन, सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है, इस फंक्शन के साथ आप ये रेंज जरूर लिखेंगे। उसके बाद आपको स्पेसिफिकेशन यहाँ दे देना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, वेयर म्यू इज मीन, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, और ये टर्म लिख लो। और इसको मैथमेटिकली सिंबॉलिकली जो लिखना चाहो सिंबॉलिक वे में, तो उसको ये लिखा जा सकता है, एक्स फॉलोज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आप इतना लैंग्वेज अगर नहीं भी लिखते हैं तो फिर आप ये अगर टर्म मैथमेटिकल लिख देते हैं तो वो सफिशिएंट है। अब इस फंक्शन को काम कराना थोड़ा मुश्किल है बाकी से, इसका मीन कैलकुलेशन, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होता है इंटीग्रेशन का, जिसका पता नहीं आप लोगों ने में से कितने लोगों ने नाम भी सुना हो या नहीं सुना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन? बस नाम सुना है। रिया ऐसे कर रही हो? नो मैम, कैलकुलेशन भी किए ये है तो फिर चलेगा। सो दिस इज द पीडीएफ फंक्शन। इसका कैलकुलेशन ज्यादा कुछ हमें नहीं करना है, मैंने तो कहा बहुत ज्यादा कुछ आपको बस लग रहा है सिलेबस में, बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी हमें करने की जरूरत नहीं है, बस जानना है क्या है कैसे काम करता है। लेकिन बाकी जो अब तक पढ़े उसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ना। सो ये पीडीएफ मिल गया। अब इसके बाद टेबल में पहले लिख लेना अच्छे से क्या है। जब देखो इस डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जैसे एक चीज ध्यान रखिए, जो जो पढ़े हैं उससे थोड़ा रिलेट करिएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़े तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ assumptions थे। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का assumption था, कुछ पर्टिकुलर केस था, क्या चेंजेस होता है उसी में कुछ चेंज करके ये लाया गया है।
अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करने लायक, वो ये है कि x का जो रेंज होता है ना वो ये होता है, और यही है जो हमारा जो पूरा स्टडी एरिया है वो बहुत इनलार्ज कर देता है। मतलब अब कहीं भी अगर तुमको बोला जाए माइनस इन्फिनिटी से स्टडी शुरू करो टू द इन्फिनिटी जाओ, क्या ये बहुत बड़ा रेंज नहीं है? बहुत बड़ा रेंज होगा ना। जो हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे थे, पहले बर्नौली का याद करो, हम लोग x का वैल्यू 0 और 1 ले रहे थे, सिर्फ 2 वैल्यू था, बहुत लिमिटेड स्टडी था। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन पे सॉरी बर्नौली पे आए, बर्नौली के बाद बाइनोमियल पे। अब बाइनोमियल के केस में क्या कर दिया गया, आपके पास वैल्यूज कहां से शुरू हुआ, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू कहां तक जा रहे हैं, कोई भी फाइनाइट नंबर n, 10 100 1000 जो भी होगा, देयर इज अ फाइनाइट नंबर, और n 100 1000 इस तरह का भी बहुत ज्यादा लार्ज नंबर नहीं जाएगा, दैट इज अ स्मॉल नंबर। फिर जब आप बाइनोमियल के बाद क्वेश्चन पे आते हैं तो ये शुरू होता है कहां से, 0 इंक्लूडेड रहता ही है, और 0 के बाद 1 2 3 4 जो भी n आप ले रहे हैं वो कहां तक चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक। मतलब इंटायर पॉजिटिव रेंज इसमें आ जाता है। अब इस स्टडी को और ब्रॉडर कर दिया गया है, अब इसमें नेगेटिव पॉइंट भी ले लिया गया, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो हम पढ़ ही रहे थे, अब उसके बाद इधर वाला एरिया जो नेगेटिव एरिया है हम वो भी स्टडी कर रहे हैं। सो इसलिए ये बहुत ब्रॉड हो जाता है, इसका स्टडी स्कोप ब्रॉडर है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है जहां n जो है वो लार्ज हो, x का वैल्यू कुछ भी हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू x का हो, वो वैलिड है। अगर आप स्टडी उसका नॉर्मल के केस में कर रहे हैं तो किया जा सकता है, ठीक है। मीन और वेरिएंस, अब यहाँ ये देखो, मीन और वेरिएंस के केस में एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जब आप नेगेटिव पॉइंट ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। मान लो अगर x का ऑब्जर्वेशन -2 -4 -8 -16 इस तरह का वैल्यूज x का हो, ठीक है, हो सकता है, बिकॉज x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव। सपोज अगर इस केस में, या फिर एक और वैल्यू ले लो, सपोज 7 और ले लो, ठीक है, या फिर 2 ले लो, +2, इन सबको जोड़ के मीन बताइए तो क्या होगा, बताओ जरा मीन क्या होगा। ये दीज आर द डेटा, अब मीन बताओ, एवरेज क्या होगा इसका। क्या होगा बताओ, -5.6। -5.6। अभी तक जो डेटा हम लोग पढ़ रहे थे उसमें माइनस मीन तो किसी का नहीं आया था क्या? नो मैम, नो मैम। सब पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे थे, बट डेटा नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ माइनस समथिंग आ रहा है। लेकिन इसी डेटा का वैरियंस निकालो जरा, देखो क्या आता है, करके देखो थोड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट। डेटा आपके पास अवेलेबल है, वैरियंस निकालना है। निकिता, रोल नंबर 20 और 19 का Yes, नेम ma'am. नोट करो तो मुझे शेयर करना। 20 19 Yeah, ma'am. and 29 also. Sorry, ma'am. कुछ लोगों का रेगुलर प्रैक्टिस बन चुका है। हम लोग बोल रहे हैं। नहीं, हवा में बात कर रहे हैं। अच्छा।
देखो वेरिएंस क्या आता है इसका। वेरिएंस का फॉर्मूला याद है ना सबको? समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर बाय n मैम। ठीक है, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मैम 162.88 आया। 162.88। हम्म 162 कैसे आ गया तुम्हारा? 162 तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस एवरेज 5 पॉइंट समथिंग आया है ना? माइनस 5.6। हाँ ठीक, अच्छा उसको ऐड हो जाता होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। x माइनस एक्स बार करते होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता होगा, यही ना? तो प्लस का जो टर्म आता होगा उसकी वजह से वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन से इतना तो समझ में आ गया कि अगर वैल्यूज ऑफ x नेगेटिव भी होगा तो वेरिएंस क्या आ रहा है? दैट इज पॉजिटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। सो जो भी कंडीशन आपके पास है वो आप चेक भी कर सकते हैं कि उसका आंसर कैसे अलाई करेगा। ठीक है, मतलब अगर x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इस रेंज में भी लाई करेगा, देन द वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, बट x हैव क्या कहा जाए, x हैव इंडिपेंडेंस टू गेट एनी वैल्यूज ऑफ द इंटीजर। ठीक है, इट कैन टेक एनी वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यूज भी होगा, और ये जो माइनस इंफिनिटी जो इंफिनिटी का रेंज है वो बताता किसका है? वो इंटीजर्स का वैल्यू बताता है, बिकॉज इंटीजर्स में ही नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो वो दोनों वैल्यूज ले सकता है, और जो भी वेरिएंस आएगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, वेरिएंस जीरो भी हो सकता है, लेकिन वेरिएंस जीरो कब होगा? जब सारा का सारा ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 2, सेकेंड इज ऑल्सो 2, थर्ड इज ऑल्सो 2, फोर्थ इज ऑल्सो 2, सारा ऑब्जर्वेशन अगर x हो, अब इन सबको जोड़िए, आप क्या आ रहा है? -8, -8 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा? दैट इज -2। और -2 से अगर -2 को घटाएंगे तो -2 से -2 को घटाएंगे, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, सो दैट विल कैंसिल ईच अदर। तो ये वैल्यू 0 हो गया, सिमिलरली ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सारा का सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसी केस में वेरिएंस 0 हो सकता है। किस केस में? जब सारे स्टूडेंट का मार्क्स सेम आया हो, सबका एज इक्वल हो, सारा का सारा डेटा सेम होगा, तब उसमें वेरिएशन नहीं होगा, देन वेरिएशन इज 0, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, समझ में आ गया? 0 कब होता है, 0 कब नहीं होगा, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं?
Yes, मैम वो वाला सॉल्यूशन रॉन्ग था। क्या आ रहा है? जो भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, यस कोई मैम। बात नहीं। कितना आया है एग्जैक्ट आंसर? रिया, एग्जैक्ट आंसर कितना आया है? मैम सॉल्व कर रहे हैं। कर रही हूँ, अच्छा ठीक है। और किसी ने किया है? लार्जर वैल्यू भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा, जो वैल्यूज है उससे ज्यादा आएगा। संजना तुम्हारा बना? हम बना रहे हैं। बहुत स्लो प्रोसेसिंग है भाई तुम लोगों का। मैम एग्जाम कब से है? कितना आ रहा है? मैंने पूछा एग्जाम कब से है? ये मुझसे पूछते हो? आपको इन्फॉर्मेशन होगा ना? इन्फॉर्मेशन साइट पे चेक करो ना, पहले पढ़ तो लो, एग्जाम का तुम बाद में बात करना। तुम्हारा क्लास में तो ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें पता ही नहीं चल रहा आप कर क्या रहे हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, कभी आपकी तरफ से आंसर ही नहीं आता है। कैमरा ऑन करने के लिए कहा जाता है, वो ऑन नहीं होता है। क्लास ज्वाइन करते हो बहुत, आज तो पता नहीं कैसे तुम टाइम पे ज्वाइन कर लिए, नहीं तो तुम्हारा 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले क्लास ज्वाइन होता है। सारा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तुम्हारी तरफ से होता है। तो मैंने एग्जाम कब से है? अच्छा फॉर्म सबमिशन कहाँ तक करेंगे? फॉर्म सबमिट कहाँ करना है? और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही है, डिस्टर्ब्ड आवाज आ रही है। रजिस्ट्रेशन करना? फिर से अनम्यूट करके बोलो। क्या रजिस्ट्रेशन? हाँ क्या बोल रहे हो? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना मैम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए? रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है? हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फिर एग्जाम की बात तुम कैसे कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा ना। मैम कौन सा मतलब जो बीच में आया था सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट जमा करने का उसका वो वाला रजिस्ट्रेशन क्या? रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 10th में कराया था, 12th में हुआ था। हाँ वो तो एग्जाम का एक दो महीने पहले हुआ था ना। एग्जाम के 1-2 महीने पहले होता है। एग्जाम के 1-2 महीने पहले तो नोटिस आता है कि एग्जाम होगा। एग्जाम के 1-2 महीने पहले फॉर्म भरते हैं ऋतिक, एग्जाम रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ओके। रजिस्ट्रेशन के कुछ महीने पहले भरा जाता है, फॉर्म पर भरने के कुछ महीने पहले पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन। चलो बताओ आंसर क्या आया इसका। निकिता तुम्हारा आंसर आया? यस मैम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करिए, फिर नेक्स्ट डे मैम करेंगे। 37.44। 37.4 हो, ठीक है, यस मैम। बट तभी दैट इज अ गलती हो पॉजिटिव गया। वैल्यू। यस मैम तभी गलती हो गई थी, -5.6 था, बट माइनस माइनस प्लस होगा तो मैंने माइनस ही कर दिया, तो ऐड हो गया था जब सब। तुमने माइनस, अच्छा माइनस करके ऐड कर दिया, आ रहा दैट्स व्हाई उसका स्क्वायर ज्यादा हो गया, ये इसलिए 162 आ रहा था। यस मैम। ठीक, समझ में आ गया मुझे क्या गलती। अच्छा, जो मैंने कहा कि इतना ज्यादा नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तब तुमको पता चला कि नेगेटिव हो रहा है, मतलब वो आंसर गलत है। मैम अभी आपने -2 + 2 किया ना, तब देखिए। वही बात है। चलो ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, बस इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने कैलकुलेट कराया डेटा को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, थ्योरेटिकली बता तो दिया जाता है, बट तब तक आपके दिमाग में वो चीज रहेगा नहीं जब तक आप खुद करके देख ना ले। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तुम लोग कोई भी क्लास आए नहीं?
किसी का मन नहीं में। अच्छा, मन से क्लास करता हूँ। ओके, कल लेना है मैम। क्या कल क्लास यस मैम। है? तो ऑफिशियल नोटिस पे ऐसा नहीं है कुछ कि नहीं होगा, है। लेकिन मेरी क्लास तो कल शाम को 5 बजे है ना। यस मैम। ठीक है, देखो क्या